1989 की सर्दियों में पिट्सबर्ग अपनी पुरानी स्टील इंडस्ट्री की पहचान छोड़कर टेक्नोलॉजी और मेडिसिन का एक नया चेहरा बन रहा था। लोग इसे अमेरिका के सबसे सुरक्षित शहरों में से बताते थे। एक ऐसा शहर जहां रात के अंधेरे का मतलब सिर्फ कड़ाके की ठंड थी, खतरा नहीं। 26 साल की डॉक्टर जेफरी फार्कस इसी सुरक्षित शहर में आए थे। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के इस पीडियाट्रिक इंटर्न को बच्चों से गहरा लगाव था। वे अक्सर छोटे बच्चों के बीमार पेट से बातें करने का नाटक करते ताकि उनका डर दूर हो सके। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने शहर के सबसे शांत इलाके स्क्विरल हिल में एक घर किराए पर लिया था। 3 दिसंबर की वो रविवार की रात भी उतनी ही शांत थी। जेफरी घर पर अकेले थे जब उनके एक दोस्त का फोन आया। उसकी कार की बैटरी डेड हो गई थी। जेफरी तुरंत उसकी मदद के लिए उस बर्फीली रात में बाहर निकले, दोस्त की कार जंप स्टार्ट की और वापस अपने घर लौट आए। ठंड से कांपते हुए अंदर पहुंचने की जल्दी में उन्होंने दरवाज़ा बंद तो किया, लेकिन कुंडी ठीक से नहीं चढ़ी। दरवाज़ा हल्का सा अनलॉक्ड रह गया। जेफरी सोने चले गए, ये सोचकर कि वे सुरक्षित हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उस अनलॉक दरवाजे के पीछे पिट्सबर्ग की गलियों में एक ऐसी सोच घूम रही थी जिसके लिए कोई भी जान कीमती नहीं थी। सुबह के 4 बज रहे थे। जेफरी का रूममेट डॉक्टर केन ड्रिस्कॉल अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौटता है। उसे जेफरी की कार गायब दिखती है, लेकिन घर का मुख्य दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। जैसे ही वो किचन में कदम रखता है, उसे फर्श पर जेफरी का वॉलेट और क्रेडिट कार्ड्स बिखरे हुए मिलते हैं। फर्श पर एक खून से सना चाकू पड़ा था। केंट अपनी सुरक्षा के लिए कुछ उठाता है और दबे पांव ऊपर बाथरूम की तरफ जाता है। वहाँ का मंजर इतना भयानक था कि वो सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है और चिल्लाता है, मेरे रूममेट की हत्या हो गई है। पुलिस जब बाथरूम में दाखिल हुई तो जेफरी का शव बाथटब में उल्टा पड़ा था। उनके सिर, गर्दन और छाती पर चाकू से अनगिनत वार किए गए थे। लेकिन सबसे विचलित करने वाली बात ये थी कि कातिल ने उनकी दोनों आंखों में भी चाकू घोंपा था। जेफरी के गले में वैक्यूम क्लीनर की एक तार लिपटी हुई थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा कि उस तार में एक बेहद उलझी हुई और जटिल गांठ, कॉम्प्लेक्स नॉट बांधी गई थी। ऐसी गांठ जो आमतौर पर सिर्फ विशेष ट्रेनिंग प्राप्त लोग ही बांधते हैं। शव के पास ही एक लकड़ी का कैरेबियन आर्ट मास्क रखा था। ये जेफरी के माता पिता का दिया हुआ तोहफा था। डरावनी बात ये थी कि उस मुखौटे की आंखों पर भी बिल्कुल वैसे ही चाकू के निशान थे जैसे जेफरी की आंखों पर। घर से जेफरी की एक्यूरा कार, उनका वीसीआर और कैमरा गायब थे। पहली नज़र में ये एक रैंडम डकैती लग रही थी, लेकिन आंखों पर हमला करना और शव को सजाना किसी गहरी व्यक्तिगत नफरत का संकेत था। डिटेक्टिव्स के सामने एक पहेली थी। हमलावर ने इतनी मेहनत सिर्फ एक अजनबी को मारने के लिए क्यों की? और अगर ये कोई रंजिश थी तो जेफरी जैसे मासूम डॉक्टर का दुश्मन कौन हो सकता था? जब लोकल पुलिस को कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने एफबीआई से संपर्क किया। प्रोफाइलर्स ने सबूतों को देखकर एक चेतावनी दी, इस अपराधी को तुरंत पकड़ना होगा क्योंकि वो अपनी हिंसक कल्पनाओं को सच करने के लिए दोबारा शिकार जरूर करेगा। पुलिस ने घर के बाहर बर्फ में जूतों के निशान देखे। ये असाधारण रूप से बड़े थे, साइज 13। पड़ोसियों ने बताया कि उसी रात एक लंबा आदमी जो आर्मी जैकेट और बैकपैक पहने था, सिंडी नाम की किसी महिला के बारे में पूछ रहा था। वो हर दरवाजे को खटखटा कर ये देख रहा था कि कौन सा घर खाली है या कहाँ का दरवाज़ा खुला है। जेफरी की चोरी हुई कार 3 मील दूर होम्स्टेड इलाके में मिली। कार के पास की बर्फ में भी वही साइज 13 के जूतों के निशान मौजूद थे। बाथरूम के दरवाजे से एक फिंगरप्रिंट मिला। फोरेंसिक टीम ने गौर किया कि इस निशान के बीच में एक सीधी लकीर है। इससे ये साबित हुआ कि कातिल ने वारदात के वक्त अपनी उंगली पर बैंडेड लगाया हुआ था। उनके पास हुलिया था, जूतों का आकार था और फिंगरप्रिंट था। लेकिन पिट्सबर्ग जैसे बड़े शहर में ये शिकारी अब भी भीड़ का हिस्सा था। कई संदिग्धों को पकड़ा गया। लूकस हिलमैन जैसे हिंसक अपराधियों से पूछताछ हुई, लेकिन फिंगरप्रिंट मैच कैंप नहीं हुए। जमाल जैक्सन का हुलिया मिलता था, लेकिन उसके जूतों का साइज अलग था। सफलता तब मिली जब पुलिस होमस्टेड के एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट पहुंची। वहां के मैनेजर ने बताया कि उस रात एक आदमी आया था जो डराने की हद तक लंबा था, लगभग 6 फुट 8 इंच। डिटेक्टिव्स ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने पैरोल पर छूटे अपराधियों के रिकॉर्ड्स निकाले और सिर्फ उन लोगों पर ध्यान दिया जिनका कद 6 फुट 5 इंच से ज्यादा था। इस डेटा फिल्टर ने सैकड़ों संदिग्धों को हटा दिया। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था 24 वर्षीय विलियम यार्बो, लंबाई 6 फुट 8 इंच। वो चोरी के जुर्म में जेल काट चुका था और पैरोल पर बाहर था। जब पुलिस ने यार्बो की तस्वीर देखी तो वो पड़ोसियों द्वारा बताए गए आर्मी जैकेट वाले लंबे आदमी से पूरी तरह मेल खाती थी। यार्बो को उसके काम की जगह से गिरफ्तार किया गया। जैसे ही पुलिस ने अचानक उसकी तलाशी ली, उन्हें वही चीज़ दिखी जिसकी उन्हें तलाश थी, उसकी उंगली पर लगा एक बैंडेड। यार्बो के लॉकर से 13 नंबर के जूते बरामद हुए।
उनके तलवों का डिजाइन क्राइम सीन के निशानों से मिलता था और सबसे बड़ी बात, उन जूतों पर डॉक्टर फारकास के खून की बूंदें जमी हुई थी। वो जटिल गांठ अब कोई रहस्य नहीं थी। रिकॉर्ड से पता चला कि उसे बचपन में एक ट्रबल्ड यूथ कैंप भेजा गया था, जहां उसे विशेष रूप से गांठें बांधने की ट्रेनिंग मिली थी। आंखों पर वार करना और उस मुखौटे को सजाना किसी रंजिश का नतीजा नहीं था। पुलिस को पता चला कि यारबो स्लैशर वारर फिल्मों, खास तौर पर फ्रेडी क्रूगर के किरदार का जुनूनी था। वो अपनी इस हिंसक फैंटेसी को हकीकत में बदलना चाहता था। उस रात यारबो सिर्फ चोरी करने निकला था। जेफरी के घर का दरवाज़ा खुला मिल गया। उसने एक ऐसे इंसान को शिकार बनाया जिससे वो कभी मिला तक नहीं था। हत्या की पहली बरसी पर 3 दिसंबर 1990 को विलियम यारबो को दोषी करार दिया गया। उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। आज चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हर साल जेफरी फारकास अवार्ड देता है। ये सम्मान उस डॉक्टर को मिलता है जो जेफरी की तरह मरीजों और परिवारों के प्रति सबसे ज़्यादा सहानुभूति दिखाता है। डॉक्टर जेफरी फारकास की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि खतरा अक्सर वहाँ नहीं होता जहाँ हम उसे ढूंढते हैं, बल्कि वहाँ होता है जहाँ हम सावधानी बरतना छोड़ देते हैं। इसलिए सोने से पहले अपना दरवाज़ा लॉक